हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो उत्तराखंड पीवाईक्यू सीरीज का आज है हमारा डे थर्ड, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और जिसकी 2 वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में उसे जाके देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विज कराई जा रही है। तो आज भी हम 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। साथ ही उसको फुल डिटेल्स भी देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्जाम में ठीक हो सके। ठीक है, और ये जो सीरीज स्टार्ट की है ये काफ़ी बेनिफिशियल हो गया आप लोगों के लिए, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उसमें क्वेश्चन आया था कि मुगल शहजादे उसका नाम दिया था, तो इसमें से कौन था। सुलेमान सिको था, जिसे श्रीनगर गढ़वाल में शरण दी गई थी। अब ये शरण देने वाला कौन था पूछा गया था कल, तो किसने दी थी इसको शरण दी थी। तो इसको शरण किसने दी थी, वो दी थी पृथ्वीपति शाह ने। पृथ्वीपति शाह ने इसको शरण दी थी, क्योंकि ये कल भी मैंने बताया था ये चंद शासक बहादुर चंद के दरबार में भी गया था, लेकिन उसने इसे चालाकी से गढ़वाल भेज दिया था और वहां पे इसको शरण दी थी। किसने इसको शरण देने वाला कौन था, इसको शरण देने वाला था फतेहपति शाह। सॉरी, अभी मैंने पृथ्वीपति शाह कहा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो उसको शरण देने वाला था फतेहपति शाह। और इस फतेहपति शाह के पुत्र मेदिनी राय ने सुलेमान सिको को चालाकी से औरंगजेब को सौंप दिया था, जिसके कारण जो फतेहपति शाह थे उन्होंने स्वयं अपने पुत्र को मतलब मृत्युदंड दिया था, क्योंकि उन्होंने उसको राजदरबार से निकाल दिया था और शायद फिर मृत्युदंड दिया था। आगे उसकी कोई पुष्टि नहीं मिलती, मतलब कि उन्होंने उसको सजा दी थी कि उसको सुलेमान सिको को उन्होंने अपने यहाँ पे शरण दी थी, लेकिन उन्हीं के पुत्र ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया था इस वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई। तो मानवोदय काव्य, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मानवोदय काव्य किसकी रचना है, तो मानवोदय काव्य रचना है किसकी, कवि भरत की रचना है मानवोदय काव्य। और मानवोदय काव्य की रचना किस पवार शासक के काल में हुई, तो ये हुई थी किसके शासनकाल में, तो ये हुई थी मान शाह के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गए कि मानवोदय काव्य की रचना किसने की, कवि भरत ने की, और ये किसके शासनकाल में हुई, मानसा। अगर चंद वंश से रिलेटेड पूछा जाए तो उस समय चंद शासन में किसका शासन था, लक्ष्मी चंद का था। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था, तो श्रीनगर गढ़वाल का जो संस्थापक था ये आप सभी को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक जो माना जाता है वो कौन था, अजय पाल था, क्योंकि श्रीनगर को इसने 52 गढ़ों को एक करके श्रीनगर इसने जो था बसाया था। गढ़वाल में गोरखा शासन कब हुआ, तो गढ़वाल में गोरखा शासन है 1804 से 1815, क्योंकि जब 1790 में कुमाऊं पर गोरखाओं की विजय हुई तो इन्होंने 1791 में ही गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था, परंतु इस समय ये गढ़वाल से पराजित हो चुके थे। और बाद में इन्होंने फिर 1804 में यहाँ पे गढ़वाल में भी गोरखा शासन स्थापित हुआ, जो 1815 तक रहा, और फिर 1815 में संगोली की संधि के बाद गोरखा का जो शासन था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो गढ़वाली समाचार जो आया था ये आया था 1905 में, 1905 में आया था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था देहरादून से। तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, देहरादून से होता था। और साथ ही में जो इसके संपादक थे वो कौन थे, गिरिजा दत्त नैथानी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट, और साथ ही में एक यहीं पे ये तो था गढ़वाली, एक गढ़वाल समाचार निकला था 1902 में, वो पौड़ी से निकला था और उसके संपादक भी गिरिजा दत्त नैथानी ही थे। तो साथ ही यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद पुस्तक शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। तो हरी भरी उम्मीद जो कि किस पे बेस्ड है, चिपको आंदोलन पर बेस्ड है, तो उसके पूछा गया है कि उसके लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन हमने 1-2 एग्जाम में कंटिन्यू आया है, तो इसके जो लेखक हैं वो है शेखर पाठक। अब है, गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर क्या था। तो गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगता था, तो जो कुसही कर था ये ब्राह्मणों से लिया जाता था गोरखा काल में। तो जो कुसही कर था ये तो ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, जो कि है आंसर इसका। अब हमारे पास है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है पुंगाड़ी कर। तो पुंगाड़ी कर एक तरह का भूमि कर था, जिससे
सैनिकों को वेतन इत्यादि दिया जाता था। तो ये पुंगाड़ी कर भूमि कर था, ठीक है। और जो सलामी था वो एक नजराना था। तो अगर पूछा जाता है सलामी कर क्या था, तो ये एक नजराना था, ठीक है। नजराना कर इसको बोला जाता है। और तिमाही जो थी, ये तिमाही भी मतलब ये सैनिकों को द्वारा दिया जाता था, मतलब ये सैनिकों को देना होता था। एक बार इसमें जो फौजदार होते थे वो 4 आना देते थे, और जो सैनिक होते थे वो 2 आना उन्हें देना होता था तिमाही कर में, ठीक है। तो ये गोरखा शासन के कर हैं चारों, जिसमें कुशेई कर ब्राह्मणों से, पुंगाड़ी कर एक भूकर है, और सलामी एक नजराना कर है, और तिमाही सैनिकों को देना होता था। सैनिकों से लिया जाता था, मतलब जो फौजदार होते थे 4 आना, और जो सैनिक होते थे वो 2 आना देते थे। निम्न में से उत्तराखंड का लोकवादी नहीं है, तो इसमें से जो ढोल दमाऊ, रणसिंगा और हुड़का है, ये तो उत्तराखंड के हैं। लेकिन जो तानपुरा है ये उत्तराखंड का लोकवादी यंत्र नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख का संबंध किससे है? काफी इंपॉर्टेंट भी है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ये अशोक से रिलेटेड है। और कालसी शिलालेख की जो खोज की वो किसने की? ये की जॉन फॉरेस्ट ने। और कब की कालसी शिलालेख की खोज? तो ये की थी 1860 में। और किसने की? जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की। कब की? 1860 में, ठीक है। उत्तराखंड में चलने वाली चार धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? जो जो चार धाम परियोजना उत्तराखंड में चल रही है वो सड़क निर्माण से रिलेटेड है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है? खाद्यान्न आवंटन से, निःशुल्क उपचार से, या मूल निवास प्रमाण पत्र से? तो जो गोल्डन कार्ड बनी थी बीच में सभी के, तो वो किससे रिलेटेड है? निःशुल्क उपचार से रिलेटेड है हमारी गोल्डन कार्ड योजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.82%। तो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 78.82%। अब हम इसमें बात कर लेते हैं, जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है? वो है 87.40%। तो इसमें जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है? 87.40%। और जो अगर हम महिला साक्षरता की बात करें तो वो है 70.70%, ठीक है। तो अगर हम देखें ओवरऑल साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो वो तो है 17वां। तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो वो है 17वां। अगर हम बात करें कि पुरुष साक्षरता के आधार पर कौन सा स्थान है, तो 13वां है पुरुष साक्षरता के स्थान आधार पर। और महिला साक्षरता के आधार पर पूछा जाता है, तो महिला साक्षरता के आधार पर कौन सा स्थान है? 20वां। ओवरऑल है 17वां, और पुरुष साक्षरता के आधार पर है 13वां, और महिला साक्षरता के आधार पर है 20वां, ठीक है। अब साथ ही में हम देख लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है। सर्वाधिक साक्षरता है उत्तराखंड में देहरादून की साक्षरता सर्वाधिक है, और उधम सिंह नगर की साक्षरता सबसे कम है, ठीक है। अगर हम मेल में बात करें कि मेल में सर्वाधिक साक्षरता किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो वे है रुद्रप्रयाग की। और अगर सबसे कम की बात करें तो वो कहाँ की है? ये है हरिद्वार की। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग जनपद में है, और सबसे कम हरिद्वार जनपद में है। वहीं बात कर ले महिला साक्षरता की, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता तो देहरादून में ही है, और जो न्यूनतम महिला साक्षरता है ये उत्तरकाशी में है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। और ओवरऑल में तो हमने बता ही दिया मैंने आपको कि जो ओवरऑल में है सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में, और सबसे कम यूएस नगर में है। अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत है और नगरीय साक्षरता का प्रतिशत है वो कितना है। तो जो ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत है वो है 76.31%। और जो मतलब कि नगरीय या शहरी जो भी हम कह लें, उसकी साक्षरता का प्रतिशत है 84.45%। तो यहाँ पे हमने साक्षरता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे कंप्लीट किए कि साक्षरता कितनी है 78.82, और सर्वाधिक साक्षरता साक्षरता देहरादून, और न्यूनतम यूएस नगर, और साक्षरता की दृष्टि से है 17वां स्थान। और पुरुष साक्षरता कितना का परसेंटेज कितना है? 87.40। और उसमें कौन सा नंबर है? 13th नंबर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रपुर, और न्यूनतम हरिद्वार। वहीं महिला साक्षरता 70.70, और उसमें स्थान है 20वां। और सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून, और न्यूनतम उत्तरकाशी। और जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो इतना है, और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत इतना है। तो सारे यहाँ पे साक्षरता से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते थे हमने सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो देख इतने मतलब यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में, या हम कह लें यूके पीएससी के भी इतनी पुरानी पुरानी योजनाएं भी हमसे पूछी जाती है। तो 2013 की योजना पूछी गई है। 2000 ये
उसके 24 के पेपर में। तो ये जो योजना थी महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड वो थी निर्भया योजना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या कहाँ से पूछ ले जाएँ। इतनी सारी योजनाएँ हैं और इतनी सारी चलाई गई हैं और इतनी पुरानी-पुरानी फिर पूछी जाती हैं, तो ठीक है। उत्तराखंड में युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जो पोर्टल चला था वो था होप पोर्टल, ये स्टार्ट किया गया था। रोज़गार से रिलेटेड पोर्टल कौन-सा है? होप पोर्टल है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव निम्न में से कौन से हैं? क्योंकि ये पेपर पुराना है और अभी जो मुख्य सचिव हैं वो चेंज हो गए हैं, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है? मिस्टर आनंद वर्धन। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है? मिस्टर आनंद वर्धन। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए किसका चयन हुआ है? अब तो इन्हें मिल चुका है। ये कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी हैं, जिन्हें मतलब कि गायन के क्षेत्र में जो उत्तराखंड गौरव सम्मान जिन्होंने प्राप्त किया है संगीत के क्षेत्र में वो है नरेंद्र सिंह नेगी। सितंबर 2000 इस क्वेश्चन का अभी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई अभी 2025 में इस क्वेश्चन को आने के कोई चांस है, तो हम इसको स्किप करेंगे। उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी सदस्य में संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो मैंने कि पूछा गया है कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में जितनी सीटें होंगी अपने आप ही उतने सदस्य निर्वाचित होंगे। तो उत्तराखंड में कितनी सीटें? 5 सीटें। अब ये 5 सीटें कहाँ-कहाँ पर है? अल्मोड़ा अल्मोड़ा है, हरिद्वार में है और कहाँ-कहाँ है? अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल, 3 हो गई, 5 सीटें हैं और एक कहाँ है? टिहरी में भी है और प्लस पौड़ी में भी है। तो ये 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी एंड पौड़ी। ठीक है। श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जनपद में है? काफी फेमस क्वेश्चन है। चंपावत में है। साथ ही चंपावत में एक और ताल भी है, वो कौन सी है? झिलमिल ताल भी है। बात कर लेते हैं। बागेश्वर में है सुरकुंडा ताल और अल्मोड़ा में है तड़ांग ताल और टिहरी में बहुत सारी तालें हैं। सहस्त्र ताल, बासुकी ताल, यम ताल, मंसूर ताल, महासर ताल और इसके अलावा इन डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी ताल है जो आप लोगों को पता है? तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि बागेश्वर में कोई सुरकंडा के अलावा कोई और ताल है या चंपावत में श्यामला और झिलमिल के अलावा अगर कोई ताल आपको पता है और साथ ही अल्मोड़ा में तड़ांग ताल के अलावा आपको कुछ पता है या टिहरी में जितनी भी बताई उनके अलावा आपको कोई ताल पता है तो कमेंट में ज़रूर करना। इसके अलावा कौन-कौन सी तालें हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो पश्चिम दिशा में कौन सी बनाती है? टोंस नदी बनाती है। तो साथ ही हम इनके उद्गम की बात कर लें तो जो अलकनंदा का उद्गम होता है ये चमोली में सतोपंथी हिमनद से होता है अलकनंदा का उद्गम और भागीरथी का होता है उत्तरकाशी के गंगोत्री के गौमुख से होता है। और जो टोंस होती है दो नदियों से मिलकर बनती है रुपिन और सुपिन। तो जो रुपिन है ये उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है और जो सुपिन है सॉरी जो रुपिन है ये हिमाचल के डोडा क्वारा क्षेत्र से निकलती है और जो सुपिन है वो उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी से ग्लेशियर से निकलती हैं और ये दोनों नेटवाड़ उत्तरकाशी में मिलती है। रुपिन और सुपिन वहां से टोन्स के नाम से बहती है। ठीक है। तो इसके उद्गम इसकी दो जो नदियां हैं रुपिन एंड सुपिन उससे होता है। और जो काली नदी है ये पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे के काला पानी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है काली नदी का। तो इनके उद्गम भी हमने साथ ही में कवर कर लिए। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो थारू, भूटिया एंड राजी तो है बट जो गद्दी जनजाति है ये उत्तराखंड की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के बीच हुआ है? तो टिहरी बांध काफी इजी क्वेश्चन है। ये भागीरथी एंड भिलंगना के संगम पर है टिहरी बांध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। मनेरी भाली अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो मनेरी भाली जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है? ये है भागीरथी नदी पर। तो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। तो ये मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, तो दो है। जो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना फर्स्ट है वो 90 मेगावाट की है और जो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना सेकंड है वो 304 मेगावाट की है। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि कौन कितने मेगावाट का है और ये जो दोनों है वो भागीरथी नदी पर ही बनी है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जिन्हें हमने डिटेल्स के साथ कवर किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें आगे को। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना
मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।